तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कौन सा हुआ था भाई? 4 कोऑर्डिनेशन वाला कंप्लीट हो गया था। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं उनसे। ये क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स जीवन और इनका स्ट्रक्चर। तो सॉल्व करो भाई, करेक्ट मैच देखो कौन सा होगा। बेटा फर्स्ट वाले ऑप्शन में सिर्फ sp3 है, वो डी बाय मिस्टेक हो गया था। फोर्थ वाले में +4 था देना कॉम्प्लेक्स ग्रुप। क्वेश्चन में देखो सब में ऑक्सीडेशन कितना था? +2। यहाँ पे भी ये 0 न्यूट्रल चार्ज लिगेंड है +2। Cl कितना? -4 और कैल्शियम कितना? +2। तो -4 +4 कितना हो जाएगा? =0। तो यहाँ पे उधर जाके बच्चे -2 बचेगा, उधर जाके जो +2 जाएगा। क्रोमियम में सॉरी पोटेशियम में यहाँ पे देखो पोटेशियम में कितना है? +2 चार्ज है और इक्वल टू कितना है? +4। तो -2 उधर जाके +2। तो कॉपर कौन सा सिस्टम है भाई? D9 सिस्टम। आयरन कौन सा सिस्टम है? D6 सिस्टम। क्रोमियम कौन सा सिस्टम है? क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो? D4 सिस्टम 6 होते हैं, तो D4 सिस्टम होगा। और जिंक कितना होगा? D10। तो D10 में भैया सभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, मतलब sp3 तो होगा लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, मतलब अनपेयर्ड sp3 विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा भाई? 0। तो फोर्थ का आंसर क्या आएगा? 1। अब उसके बाद D9 सिस्टम कल एक्सेप्शनल देखे थे, है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट हाइब्रिडेशन क्या होता है? DsP2। तो 1 का क्या आएगा? B। आयरन D6 सिस्टम में क्या है भैया? En स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा, तो कल का याद होगा। तो D6 सिस्टम में 1 2 3 4 5 6 इस टाइप का होता था, और यहाँ पे लोन पेयर आ जाता था तो DsP2 बन जाता था। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। तो सेकेंड का C। अब बच्चा एक कौन सा? D4 के लिए इलेक्ट्रॉन पेयरिंग का जरूरत ही नहीं पड़ेगा भाई। क्यों? क्योंकि एक वैकेंट ऑर्बिटल है तो D4। तो कल वाले टॉपिक से तो कंक्लूजन नोट कर लेते हैं कल वाले टॉपिक से। इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले भी, बोर मैग्नेट्रॉन के भी। तो कंक्लूजन नोट करना कल के क्लास का। नहीं नोट किया था ना? कंक्लूजन नोट नहीं हुआ था ना, बस स्ट्रक्चर हुआ था। तो सिस्टम D1 D2 D3 D4। अगर सिस्टम क्या हुआ, पहले ये लिख लेते हैं किसके लिए? इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ बच्चा? 4। तब क्या होगा? D1 D2 D3 D4। फिर उसके बाद D5 D6 D7 D8 देन D9 D10। D9 D10। तो फर्स्ट वाले में लिगेंड कुछ भी हो, हाइब्रिडेशन क्या होगा यहाँ पे? ऑलवेज क्या होगा बोलो? D1 to D4 सिस्टम में हाइब्रिडेशन DsP2 DsP2 अगर 4 कोऑर्डिनेशन, मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगा? DsP2 irrespective नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड कुछ भी हो, हाइब्रिडेशन क्या होगा? DsP2। यहाँ पे क्या होगा? लिगेंड पे डिपेंड करेगा। WL वीक लिगेंड हुआ तो, और एक बार देखेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वीक लिगेंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा भाई? sp
3। वीक के केस में क्या होगा, DsP2 और लास्ट में ऑलवेज sp3 irrespective nature of ligand, irrespective nature of ligand। एक्सेप्शनल है यहाँ पे बस कौन, एक्सेप्ट कॉपर टू सॉरी NH3 पूरा लिख सकते हैं 4+2। कॉपर का क्यूप्रिक अमोनियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसे। ये क्लियर है इतना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकेंड क्वेश्चन किससे बनता है, मिस्टेक करते जरूर लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 किसी का माइक ऑन है क्या, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो सिस्टम कौन कौन सा है, D1 D2 D3 D4 D5 D6। ये सिस्टम वीक लिगेंड N कर लेता हूँ, N ऐसे एक बार वीक लिगेंड एंड SN स्ट्रॉन्ग लिगेंड। सिस्टम नंबर ऑफ N वीक लिगेंड के रेस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो बताओ वीक लिगेंड होगा कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, जल्दी बोलो। वीक लिगेंड होगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बोलो जल्दी। 1 चाहे स्ट्रॉन्ग हो तो 1 2 2 3 3 4 4। कहानी चेंज होगा 5 से। वीक लिगेंड है तो 5, पहले वीक लिगेंड में कर लेते हैं 5, ठीक है। उसके बाद 4 3, अच्छा सिस्टम नोट करने तो D7 D8 D9 D10। ध्यान दियोगे तो 1 2 3 4 5 के बाद से फिर पेयरिंग स्टार्ट 4 3 2 1 0। ये वीक लिगेंड के केस में ऐसा चल रहा था। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड में 4 हुआ, 4 के बाद स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, फिर पहले इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवा देगा। तो कितना बचेगा बोलो, 2। उसके बाद 2 बचेगा, 1 2 3 4 पेयरिंग 3 बचेगा ना बच्चा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5। स्ट्रॉन्ग लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजेगा। तो क्या हो गया, कितना बचेगा बोलो, 3। 1 2 3। फिर एक आएगा तो यहाँ पे आएगा तो 2 1, क्या आएगा उसके बाद 2 1, कौन सा हो गया, D7 में D8 में 0, D9 में लेकिन वीक हो स्ट्रांग हो 1 ही रहेगा भाई, और यहाँ पे D10 में 0। तो ये वाले क्वेश्चन बनते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, मतलब वीक लिगेंड के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर और अनपेयर। और ये अगर करेक्ट है स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला कॉलम, वीक में तो कोई दिक्कत नहीं होता था। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था तो वैसे 1 2 3 4 5 के बाद 4 3 2 1 0। लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड में यहाँ पे कहानी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 देन 3 2 1 0 1 0। तो ये दिमाग में बैठा होना चाहिए, सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजिली। कोऑर्डिनेशन नंबर के उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक नेचर और बोर मैग्नेट्रॉन के वैल्यू से। हाईली पैरामैग्नेटिक बोला मतलब ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हाईली पैरामैग्नेटिक। लो पैरामैग्नेटिक मतलब मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस टाइप के वर्ड्स मिलेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। हाईली पैरामैग्नेटिक, लो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक में नहीं मिलेगा हाईली डायमैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें जीरो ही होते हैं तभी डायमैग्नेटिक होता है। तो नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। हेडिंग नोट करो, लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। फर्स्ट पॉइंट, it does not explain magnetic nature of some coordination complexes। देखो हम लोग मैग्नेटिक नेचर वाला जो क्वेश्चन डी में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं कितने अनपेयर्ड है, एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ये क्वेश्चन है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से करेक्ट होता है, ठीक है ना। तो हमको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आता है इसलिए हमने करेक्शन करके उसमें बताया। तो एक्चुअल में वीबीटी करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता कि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कब होगा कब नहीं होगा, ये वाला चीज, ठीक है ना। ये हमको पता चलेगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो करेक्ट कुछ में करेक्ट होता है कुछ में इनकरेक्ट आता है, इसलिए नोट करवाया यहाँ पे। इट डज नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक नेचर ऑफ सम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। सेकंड पॉइंट नोट कर लो, इट डज नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा, कलर और कलर एंड स्पेक्ट्रा। इट डज नॉट एक्सप्लेन कलर एंड स्पेक्ट्रा of coordination complex. It does not explain color and spectra of coordination complex. It does not explain color and spectra of coordination complex. अब मेन हेडिंग नोट करो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो पहले समझ लो फिर बाद में उसके पोस्टुलेट नोट करेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, अच्छा वीबीटी के अकॉर्डिंग जो मेटर और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड होता था, पहला पॉइंट इसमें यही बॉन्ड के बेसिस पे मेटर और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड होता था वो होता था भैया कोऑर्डिनेट, ऐसा बोलता था वीबीटी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है या फिर डेटिव बॉन्ड होता है, ये किसके अकॉर्डिंग था, अकॉर्डिंग टू वीबीटी। मेटल लिगेंड के बीच जो बॉन्ड था वो क्या था, वीबीटी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट एंड और डेटिव, क्योंकि ये पूरा पूरा थ्योरी डिपेंड होता है हाइब्रिडाइजेशन से। किस पे बेस्ड था ये पूरा थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन पे। बट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो कहता है कि मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड है, मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड है ये पूरी तरह से आयोनिक होता है। ये बॉन्ड कैसा होता है, आयोनिक नेचर का। जहां पे उन्होंने बोला मेटल जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं, मेटल कैसा होते हैं पॉजिटिव चार्ज, और लिगेंड्स होते हैं नेगेटिव चार्ज। लिगेंड्स कैसे होते हैं नेगेटिव चार्ज। सेंट्रल एटम मेटल है तो मेटल पे कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव, और लिगेंड क्या है नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच जो बॉन्ड होता है उसे कौन सा बॉन्ड बोलते हैं भाई, कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, आयनिक। तो वीबीटी बोलता था वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, बट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहता है इनके बीच जो बॉन्ड होता है प्योरली क्या होगा, आयोनिक होगा। और इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, केटायन और एनायन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फिजिक्स के टर्म में क्या कहते हैं भाई,
फिजिक्स के टर्म में क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कोलम्बिक फोर्स, यही बोला जाता है ना। कैटायन और एनायन के बीच जो अट्रैक्शन होता है या फोर्स होता है जिससे वो अट्रैक्ट होते हैं उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कोलम्बिक फोर्स, जिसके थ्रू क्या बनता है यहाँ पे? आयनिक बॉन्ड। तो फर्स्ट पोस्टुलेट में यही है। जो वीबीटी वो हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और सेफ्टी किस पे बेस्ड है भाई? केटायन और एनायन के बीच अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, मतलब इनके बीच क्या होता है? आयनिक। तो समझ में आ रहा है भाई? मेटल जो है पॉजिटिव चार्ज है और लिगेंड जो है नेगेटिव चार्ज है। मतलब पहले मेटल कहीं और पड़ा होगा, लिगेंड कोई और पड़ा होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इस पे नेगेटिव चार्ज था, तो लिगेंड मेटल की ओर अट्रैक्ट होता है। तो ऐसे ही कुछ उन्होंने बोला सीएफटी में कि अगर कोई मेटल की और कोई लिगेंड अप्रोच कर रहा है, लिगेंड क्या कर रहा है? मेटल की ओर अप्रोच कर रहा है, तब उसमें जो डी ऑर्बिटल है मेटल का मेटल का डी ऑर्बिटल स्प्लिट होगा। डी ऑर्बिटल क्या होगा? स्प्लिट। डी ऑर्बिटल में कितने बॉक्स होते हैं भाई? 5 1 2 3 4 एंड 5। डी ऑर्बिटल डी सबसेल कर लेते हैं, ऑर्बिटल नहीं है, डी सबसेल। डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। तो डी सबसेल क्या होगा? स्प्लिट। पहले लिगेंड जब आएगा तो देखो लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है और मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये पॉजिटिव चार्ज, लिगेंड है नेगेटिव चार्ज, बट मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? मुझे ये बताओ, होगा। होगा कि नहीं होगा? मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन होता है ना यार, और लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज वाले से, तो दोनों में रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? रिपल्सन होगा, तो एनर्जी क्या होगा? स्लाइटली इंक्रीज। तो डी सबसेल का एनर्जी जब लिगेंड मेटल की ओर अप्रोच करता है तो डी सबसेल का एनर्जी थोड़ा सा अमाउंट में क्या होगा? इंक्रीज, जिसे हम लोग बोलते हैं डी जनरेट डी और डी सबसेल या डी ऑर्बिटल भी बोल सकते हो, बट सबसेल अच्छा लगता है। डी जनरेट डी सबसेल। तो डी जनरेट के कारण यहाँ पे एनर्जी इक्वल तो है बट बहुत ज्यादा है ये वाले नॉर्मल से। जब ये नॉर्मल मतलब मेटल के पास कोई लिगेंड नहीं था, ये कब है? जब मेटल के पास लिगेंड पहुंच चुका है तब। क्यों हुआ? क्योंकि मेटल का भी इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड का भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन रिपल्सन किया, रिपल्सन से एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है ना। स्टेबिलिटी क्या होगा? कम होगा। तो थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डीजनरेट। अब उसके बाद ये एनर्जी में डिफरेंस इतना ज्यादा होने लगता है कि ये डी ऑर्बिटल टूटना स्टार्ट। ऑक्टाहेड्रल में अलग पैटर्न में टूटता है, टेट्राहेड्रल में अलग, स्क्वायर प्लेनर में अलग। तो अब मैं ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूँ। तो नीचे 3 ऑर्बिटल जाते हैं, डी के ऊपर में 2, तो 2 वाले ऑर्बिटल को बोलते हैं एजी सेट ऑफ डी ऑर्बिटल या डी सबसेल, और एक नीचे को बोलते हैं T2G सेट ऑफ डी ऑर्बिटल। तो T2G सेट में मैंने 11th में बताया था कौन कौन से डी ऑर्बिटल होते हैं T2G में? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ये याद रखना और समझना भी है क्यों। कल को क्वेश्चन पूछ दिया वाई डी सबसेल separated into या dissociated into TG set and T2G set। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा भाई? डिफरेंसेस ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, एट डिजनरेट सबसेल। तो यहाँ पे कुछ देखा तो एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा होगा इसलिए। अब उसका ये पूछ सकता है वाई T2G सेट ऑफ डी ऑर्बिटल कंटेन DXY DYZ और DZX, या फिर EG सेट कंटेन DX2 Y स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। तब एक्सप्लेनेशन क्या दोगे भाई? तब एक्सप्लेनेशन क्या दोगे? T2G में T2G सेट में ये होता है, इसमें ये होता है। अगर तुमको अगर 11 का पार्ट अच्छे से याद होगा तो इनमें और इनके ज्योमेट्री में एक, इन पूरे के ज्योमेट्री में एक रिलेशन था, वैसे इनके ज्योमेट्री में भी रिलेशन था।
एक ऑन द एक्सिस है और एक बिटवीन द एक्सिस है। वेरी गुड। ये कौन सा था? ऑन द एक्सिस, और ये था बिटवीन द एक्सिस। इसी से रिलेटेड है ना। अब ऑन द एक्सिस और बिटवीन द एक्सिस से होगा क्या, देखते हैं। यही सब इसके पॉस्टुलेट बनने वाले हैं। बहुत लंबा मतलब 2-3 पॉस्टुलेट है, लेकिन स्टेटमेंट बहुत ज्यादा बड़ा है इसमें। तो जब मेटल पे मतलब जब मेटल की ओर लिगेंड अप्रोच करेंगे, अब ये एक्सिस के लिए कैसे दिखाऊंगा। तो किसी भी एक्सिस एक्स वाई जेड से आ सकते हैं ना। यहाँ पे बीच में मेटल, यहाँ से लिगेंड इस एक्सिस से आ सकता है, इधर से इस एक्सिस से आ सकता है, इस एक्सिस से आ सकता है, और इस एक्सिस से भी आ सकता है, एक्स वाई जेड कहीं से भी। तो लिगेंड जो है एक्सिस से आ रहा है। मेटल पे जो लिगेंड है वो एक्स एक्सिस से आ रहा है, वाई एक्सिस से आ सकता है, और जेड एक्सिस से आ सकता है। लिगेंड कहाँ से आ रहा है? एक्स वाई जेड। एक्सिस पे कौन सा ऑर्बिटल होता है? लिगेंड एक्सिस से आ रहा है तो एक्सिस पे कौन सा ऑर्बिटल होते हैं? एक्सिस में कौन सा ऑर्बिटल होते हैं? लिखा हुआ है भाई, ऑन द एक्सिस कौन कौन से हैं? y2 dz2 dx2 y, dx स्क्वायर टू वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये एक्सिस पे है तो लिगेंड पहले इससे टकराएंगे, तो लिगेंड आए, और लिगेंड इससे इस ऑर्बिटल से डी सबसेल के इन दो ऑर्बिटल से पहले टकराएंगे। तो इन दोनों में पहले रिपल्सन फॉर्म होगा, होगा कि नहीं होगा? बोलो, मैंने क्या बोला? रिपल्सन हुआ तभी तो एनर्जी बढ़ा ना। रिपल्सन क्यों हुआ? पहले मेटल के पॉजिटिव चार्ज से लिगेंड खींचे चले आए, बाद में पता चला ये तो अपना ही भैया इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में रिपल्सन चालू हुआ तो क्या हुआ? एनर्जी बढ़ा। तो पहले कौन सा ऑर्बिटल में रिपल्सन होगा? डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर में एंड डी जेड स्क्वायर में। तो ज्यादा रिपल्सन, रिपल्सन क्या है यहाँ पे? हाई। रिपल्सन हाई तो एनर्जी भी क्या होगा? हाई। तो हाई एनर्जी के कारण, और यहाँ पे डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड है, इनमें रिपल्सन हुआ कम। रिपल्सन क्या हुआ? कम। तो एनर्जी भी क्या होगा? कम। तो T2Z और EZ में, यहाँ पे E और T2G सेट में एनर्जी का डिफरेंस बढ़ जाता है। इतना बढ़ जाता है कि EG ऊपर और ये कम एनर्जी वाला इसलिए नीचे। EG क्या हो जाता है? ऊपर चल जाता है क्योंकि एनर्जी ज्यादा है, और T2G का एनर्जी कम है इसलिए इसको नीचे शो करते हैं। समझ में आया? तो पहला सेफ्टी क्या कहता है? मेटल लिगेंड के बीच जो बॉन्ड है प्योरली क्या है? आयोनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बना है। सेकेंड, डी ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट कैसे होता है? T2G के सेट में और EG के सेट में। क्यों होता है? और T2G वाला नीचे क्यों होता है? क्योंकि मेटल पे जो लिगेंड जब आएगा, मेटल की ओर जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में एक्सिस के थ्रू आता है। तो एक्सिस में कौन सा ऑर्बिटल होता है? डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। तो पहले इन ऑर्बिटल से टकराएगा तो इनके ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन ज्यादा होगा। ज्यादा रिपल्सन होगा तो हाई एनर्जी लो स्टेबिलिटी, और इनमें रिपल्सन कम तो लो एनर्जी हाई स्टेबिलिटी। तो EG डिस्टेबलाइज हो जाता है और T2G क्या हो जाता है? स्टेबलाइज, जो कि कल देखेंगे। तो ये सब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का इंट्रोडक्शन, इसी जितने चीजों को बताया गया वो सबको रिटर्न में करवाना है। तो समझ में आया? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पहला पॉइंट यही याद रखना है कि बॉन्ड कैसा होता है? आयोनिक। इसमें कोई हाइब्रिडेशन फिनोमिना मतलब फॉर्म नहीं होता, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कंसिडर नहीं किया गया है। सेकेंड, डी ऑर्बिटल टूटता है। क्यों टूटता है T2G और EG में? क्योंकि
एक बार डी जनरेट होने पे डी ऑर्बिटल डी जनरेट पे एनर्जी का जो गेपिंग है या फिर डिफरेंस है ये बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि लिगेंड का अप्रोच के कारण। अप्रोच कैसा होता है? एक्सिस से आता है, तो एक्सिस वाले से पहले टकराएगा तो पहले रिपल्सन वहां होगा, बाद में बिटवीन वाले एक्सिस से। ठीक है ना? तो ये सब चीजें याद रखना है। और टेट्राहेड्रल में इसका उल्टा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? इसका उल्टा। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भाई। आज का सेवा करते हैं समाप्त फिर।